हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज वाला पार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये गाइस। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं बिकॉज जब से इस टॉपिक को डाला गया आपके सिलेबस में हर साल क्वेश्चन बनता है, तो इस साल भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली मैं गारंटी करता हूँ कि आप इस क्लास को देखने के बाद 100% उसका आंसर कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे हम ऑलमोस्ट हर चीज कवर करेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स। आज हमारी क्लास नंबर 14 है जिसमें हम कवर करेंगे इस टॉपिक को। इससे पहले मैं बता दूं कि इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ फॉर पेपर 1। तो गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के थ्रू मैं ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा रहा हूँ आपको, जिसमें हम पेपर 1 के ओनली यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे पहले 13 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लेना। क्लास नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था एवरेज, जो कि आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं 13 के 13 लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं। सभी लेक्चर्स देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। एक सिंगल लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसजीआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years एंड दीज आर माय सम स्मॉल अचीवमेंट्स। इससे पहले गाइस हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस इन सभी क्लासेस को देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप खैर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, अभी आप फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको हर तरीके से जो अपडेट है मिलते रहें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। सो व्हाट इज पॉलिसी गाइस? पॉलिसी होती क्या है? पॉलिसीज आर एरर्स और ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज काफी मजा आने वाला है। ये टॉपिक पहले आपके सिलेबस में नहीं था, बाद में इस टॉपिक को आपके सिलेबस में डाला गया 2019 के बाद से, और ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज पॉलिसी गाइस? पॉलिसीज आर एरर्स और ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग। इसको हिंदी में कहते हैं भ्रांति। ये क्या होता है? ये कुछ एरर हो सकते हैं, कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं जिसको कि आप एज ए रीजनिंग यूज करते हैं। We call a policy an error of reasoning if it occurs accidentally। मतलब अगर गलती से अगर आप कोई लॉजिक दे रहे हो और गलती से आपने कोई गलत लॉजिक दे दिया तो वो आपका एरर कहलाएगा। लेकिन आपने अगर जानबूझ के दिया तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ट्रिक, क्योंकि आपने वहां पर ट्रिक यूज करी है। सो वी कॉल इट ए ट्रिक ऑफ रीजनिंग इफ ए स्पीकर और राइटर यूज इट इन ऑर्डर टू डिसीव और मैनिपुलेट हिज ऑडियंस। अगर आप सामने वाले के दिमाग से खेलना चाहते हो तो आप ट्रिक एज ए ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको भी एग्जांपल लेके बताऊंगा, आगे काफी सारे एग्जांपल भी हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। पॉलिसीज के 2 टाइप होते हैं, फॉर्मल पॉलिसी और इनफॉर्मल पॉलिसी। ठीक है, भ्रांति जो है तर्क की त्रुटियां और तरकीबें हैं। भ्रांति मतलब क्या होता है? पॉलिसी मतलब एक तरीके का एरर है। पॉलिसी का मतलब होता है गलती। कई बार गलती जानबूझ की जाती है, कई बार गलती हो जाती है। तो जब गलती हो जाएगी तो वो आपका एरर कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगी। और जब आप उस गलती को जानबूझ के करोगे ताकि किसी माइंड को आप मैनिपुलेट कर सको, इसको हम तरकीबें कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिक्स। आप कुछ ट्रिक्स लगा रहे हो अपनी रीजनिंग में ताकि आप सामने वाले पर्सन के दिमाग से खेल सको और उसको अपनी बात मनवा सको। भले ही आपकी बात गलत है, आप गलत बोल रहे हो, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से गलत आंसर कर रहे हो ताकि सामने वाला जो पर्सन है वो उसको लगे कि आप सही बोल रहे हो। तो यहाँ पर उसको आप बोलेंगे ट्रिक्स, कि आपने कुछ ट्रिक्स यूज करी बोलने में, रीजनिंग में, जिसका यूज करते हुए आपने सामने वाले को अपनी बात मनवा दी। ठीक है, अभी एग्जांपल लेके समझेंगे, डोंट वरी। वेदर अ पॉलिसी इज एन एरर और ट्रिक, कुछ भी हो, दोनों तरह ही जो है आपका एक फॉर्मल और फॉर्मल पॉलिसी के अंदर आ जाती है। इट्स यूज अंडरकट द वैलिडिटी एंड साउंडनेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। जो आपका आर्ग्यूमेंट है, जिस बात पे जो आप वहां बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं 2 पर्सन के बीच में, वहां पर फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिसी दोनों तरह की पॉलिसीज हो सकती हैं। चाहे वो गलती से की जाए तो वो एरर है, और अगर जानबूझ के की जाए तो ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इसको जनरली यूज कहां करते हैं? जब जो पॉलिसीज होती है वो यूज कहां होती हैं? वो आपकी
जो रीजनिंग में एज ए तर्क देने में जब आप यूज करते हैं तो आप इनको यूज करते हैं ज्यादातर पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में यूज होती हैं, बहुत जगह यूज होता है इन पॉलिसीज का। न्यूज चैनल पे भी इसका दबा के यूज होता है, बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है न्यूज चैनल पे। पॉलिटिक्स में तो ये लगा लो कि पॉलिटिक्स में जितने भी पॉलिटिशियन है 99% पॉलिटिशियन या शायद सारे के सारे ही जितने पॉलिटिशियन है सारे के सारे पॉलिसीज को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अब बट आपको उसके बारे में पता नहीं तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन आज की क्लास को देखने के बाद आप आइडिया लगा पाओगे, समझ पाओगे, इनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि किस तरीके से एक पॉलिटिशियन आपके माइंड के साथ खेलता है, गलत चीज को भी आपको सही मनवा देगा अपनी बात से। तो वो कैसे करते हैं उसको हम आज की क्लास में समझेंगे और ये आपके रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। और गाइज यहाँ पर ये ऑडियंस और रीडर जो है हम एज ए पब्लिक ही होते हैं, और स्पीकर और राइटर जो है वो एक आपका पॉलिटिशियन हो सकता है, न्यूज चैनल्स वाले हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन हो सकता है जो कि अपने एम्प्लॉयज का माइंड चेंज कर देता है, एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, एनीवन। ओके, सो गाइस ये दो तरह की होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब इन दोनों को समझेंगे हम और डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सो फॉर्मल पॉलिसी क्या होती है? मोस्ट फॉर्मल पॉलिसीज आर एरर्स ऑफ लॉजिक, द कंक्लूजन डज नॉट रियली फॉलो फ्रॉम, इज नॉट सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस। मतलब जो आपकी प्रीमाइसेस हैं, अब प्रीमाइसेस क्या होती हैं? वो स्टेटमेंट जो कि स्टार्टिंग में आपको गिवन होती हैं, उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका लॉजिक है वो उन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रीमाइसेस हैं वो आपके लॉजिक को ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं, बिकॉज लॉजिक कुछ और ही निकाला जा रहा है। Either the premises are untrue or the argument is invalid. Below is an example of invalid deductive argument. अब यहाँ पर जितने भी हम पॉलिसीज पढ़ेंगे वो सब की सब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ही होती हैं, बिकॉज एक जनरल स्टेटमेंट को अगर आप यूज कर रहे हो और उसको मैनिपुलेट करते हुए कुछ और ही आप रिजल्ट निकाल देते हो तो आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाता है। याद होगा ना आपको कि आप एक जनरल टर्म से स्टार्ट करते हो और उसको उसमें से हम छाटते बिल्कुल स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। तो आपने जनरल से स्टार्ट किया था, बिल्कुल आप स्पेसिफिक पे आ जाते हो तो उसको हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट पढ़े थे। तो गाइज यहाँ पर इसका ना एक एग्जांपल लेके समझते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, प्रीमाइस गिवन है, ऑल ब्लैक बियर्स आर ओमनिवोरस। क्या लिखा हुआ है? सभी काले भालू सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। मतलब सर्वाहारी कौन होते हैं? ओमनिवोरस कौन होते हैं? जो सब कुछ खाते हैं, मतलब वो मीट भी खाते हैं एज ए आपके वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं वो, ठीक है। सो ओमनिवोरस कहते हैं। सो ऑल ब्लैक बियर्स आर ओमनिवोरस। एक और स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज रैकून्स। रैकून इज एन एनिमल, रैकून आर ऑल्सो ओमनिवोरस। रैकून भी क्या एक ओमनिवोरस है। तो गाइज यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोल दिया कि ऑल रैकून्स आर ब्लैक बियर्स। ये बोलता है कि जो सभी रैकून है वो सर्वाहारी होते हैं, तो सभी रैकून जो है वो भालू हैं। तो ये तो बात गलत हो गई ना भाई, भालू तो अलग है, ब्लैक बियर्स तो अलग होते हैं और रैकून अलग होते हैं। ये अलग तरह का एनिमल है, ये अलग तरह का एनिमल है, इन दोनों में कॉमन ओमनिवोरस है। तो ओमनिवोरस के बेस पे आपने रिजल्ट ड्रॉ कर दिया। ये दिस इज लाइक आप मैथ में पढ़ते हो ना कि A इज इक्वल टू बी और B इक्वल टू सी, इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू सी। याद है मैथ में पढ़ते हैं आप ये लोग। तो मैथ में जो चीजें हैं ये वैलिड है मैथ में, क्योंकि वहां पर एक न्यूमेरिकल एक फैक्ट जो है आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो A है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ब्लैक बियर है और इसका सब्जेक्ट जो है वो रैकून है। तो दोनों का सब्जेक्ट ही अलग अलग है, समझ रहे हैं आप लोग। तो गाइज यहाँ पर जो है आपको आपकी जो रीजनिंग है, जो आपका लॉजिक है वो गलत हो गया है, बिकॉज एक ब्लैक बियर जो है वो ओमनिवोरस है और एक रैकून है वो भी ओमनिवोरस है। तो एक रैकून एक ब्लैक बियर नहीं हो सकता, बिकॉज ये दो अलग अलग जानवर हैं। रैकून अलग होता है, ब्लैक बियर अलग होता है। तो इस तरह का जो लॉजिक है यहाँ पर इसको कहा जाएगा फॉर्मल पॉलिसीज। तो गाइज यहाँ पर जो फॉर्मल पॉलिसीज होती है आपकी फॉर्म में दिक्कत है, मतलब जो आपने स्टेटमेंट बनाई है इन स्टेटमेंट में ही दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि स्टार्टिंग की दो स्टेटमेंट तो सही है, ये ट्रू है ये भी ट्रू है, लेकिन लास्ट वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो आपने इस स्टेटमेंट को डिजाइन इस तरीके से किया है कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कंक्लूजन है इन दोनों प्रीमाइसेस जो है ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती होती है वो लॉजिक की होती है, आपने एरर ऑफ लॉजिक ही कर दिया, मतलब जो आपका लॉजिक वो आप गलत लॉजिक लगा रहे हो, और इस वजह से जो है इस तरह के एरर को हम फॉर्मल पॉलिसीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया हुआ है मैंने, ऑल अरब्स आर मुस्लिम। अरब में जितने लोग रहते हैं सबके सब मुस्लिम है, यूनाइटेड अरब इमारेट्स में, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी अरब में रहते हैं सबके सब क्या है? मुस्लिम्स हैं। और प्रीमाइस एक और गिवन है कि ऑल ईरानियन, मतलब जितने भी ईरान में लोग रहते हैं वो भी मुस्लिम है।
तो एक कंक्लूजन ये निकाल दिया कि ऑल ईरानियन आर अरब, जितने भी ईरानियन है सबके सब अरब है। तो ये तो गलत हो गया ना भाई, मुस्लिम तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अरब एक अलग कंट्री है, ईरान एक अलग कंट्री है, तो दोनों के जो पीपल है वो अलग अलग हो जाएंगे ना, इसके पीपल अलग है, इसके पीपल अलग है, दोनों की सिटीजनशिप अलग है, दोनों लोग अलग है। तो इस तरह का जो लॉजिक होगा वो आपका पॉलिसीज में आ जाएगा, या आप गलत 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 लॉजिक लगा रहे हो और इस तरह का जो लॉजिक है आपका गलत माना जाएगा, जिसको हम फॉर्मल पॉलिसीज कहते हैं। यहाँ पर आपके इस स्टेटमेंट को फॉर्म करने में आपने गलती करी है, आपने डिजाइन ही गलत किया है, इस स्टेटमेंट को आपने गलत डिजाइन किया है, ये ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना, गलत हो जाएगा। तो इसको डाल देंगे हम फॉर्मल पॉलिसीज में। कुछ और एग्जांपल से समझेंगे हम अपकमिंग स्लाइड में, डोंट वरी। नेक्स्ट आपका आता है इसमें आपका इनफॉर्मल पॉलिसीज। इनफॉर्मल पॉलिसीज क्या होती हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक भ्रांतियां। टेक मैनी फॉर्म्स ऑफ एंड वर वाइड स्प्रेड इन एवरीडे डिस्कोर्स। इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। फॉर्मल के कंपैरिजन में इनफॉर्मल बहुत ज्यादा यूज की जाती है, बिकॉज इनफॉर्मल जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे यूज की जाती है, बिकॉज इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं हम इजिली। जो आपका फॉर्मल होता है उसमें तो लॉजिक आपने गलत लगा दिया तो इस इंसान ना पकड़ लेता है कि आप गलत लॉजिक लगा रहे हो, लेकिन इनफॉर्मल पॉलिसीज में ऐसा नहीं होता, आप चीजों को पकड़ नहीं पाते हो, और वही जो है आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट होता है। इनफॉर्मल पॉलिसीज के अंदर लॉजिक को पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। अब इतना भी मुश्किल नहीं होता, पकड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना होता है। लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने माइंड का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको हम हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है। अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, इसका मतलब हम उसके पीछे बैकग्राउंड में नहीं जाते कि चेक नहीं करेंगे, मतलब हम चेक नहीं करते चीजों को और उसको हम मान लेते हैं। तो मतलब ऐसा 90% जो है ह्यूमन बीइंग करते हैं, बट कुछ लोग क्रॉस चेक भी करते हैं कि क्या ये सही बोल रहा है, इसकी बात के पीछे कितना दम है ना। तो अभी देखेंगे इसके बारे में भी हम। सो गाइस, इसके अंदर क्या होता है, very often they involve bringing irrelevant information into an argument or they are based on assumption when examined prove to be incorrect। अगर हम उसको एग्जामिन करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे तो वो इनकरेक्ट निकलती हैं। Formal policies are created with the relationship between premises and conclusion does not hold or when premises are unsound। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि premises जो है उसका भी यूज किया जाएगा, कंक्लूजन का भी यूज किया जाएगा, लेकिन जो रिलेशनशिप बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि आपको मैनिपुलेट कर दें। इनफॉर्मल पॉलिसीज आर मोर डिपेंडेंट ऑन मिसयूज ऑफ लैंग्वेज एंड एविडेंस। यहाँ पर लैंग्वेज का मिसयूज कर देते हैं कई बार, और कई बार एविडेंस का, अगर एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो आपको इजीली मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं, अजम्पशन अनुमान का यूज कर लेते हैं कि मेरे अनुमान से हो सकता है कि इस बार कोई रूलिंग गवर्नमेंट जो है किसी कंट्री की, अपनी इंडिया की या किसी दूसरी कंट्री की, अगर जनता परेशान है वहां की, तो वो अजम्पशन लगा सकते हैं कि हमारा अजम्पशन है कि इस बार बारिश अच्छी होगी हमारे देश में, जिससे कि हमारी जो जीडीपी वो ग्रो करेगी, तो अब खुशहाली आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इस तरीके की जो अनुमान है वो लगा करके आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, आपको मतलब अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्योंकि देखो बारिश होगी, बारिश की वजह से अच्छी फसल होगी, किसान खुश हो जाएंगे, और अगर फसल अच्छी होगी तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं उनको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, जिससे कि जो प्राइस हैं सामान के, चीजों के, वो डाउन हो जाएंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब कहने का कि कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट किया जाता है चीजों को लेकर के, और आपको लगता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, इनका जो तर्क है एकदम सही है, लेकिन क्या पता बारिश ही ना हो उस लेवल की, तो अनुमान भी इसके अंदर डाला जाता है। मिस यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मिस यूज कर देते हैं, कई बार वर्ड्स के साथ खेल लेते हैं, वर्ड्स का वर्ड प्ले कर देते हैं। लैक ऑफ एविडेंस, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप उन चीजों को मान लेते हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जब अभी कहीं भी, मतलब आपका एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, अगर सपोज करो कहीं पर कोई चुनाव होने वाला है, कोई इलेक्शन होने वाला है, तो इनफॉर्मल पॉलिसीज का बहुत ज्यादा यूज होता है पॉलिटिक्स में। तो कोई जैसे यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो बताएंगे कि यूपी स्मार्ट सिटी बन चुकी है, यूपी में ये हो रहा है, यूपी में वो हो रहा है, वाईफाई फ्री मिल रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो वहां कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो कोई वो स्मार्ट सिटी बनी है, ना ही वहां पर कोई फ्री वाईफाई मिल रहा है पूरे स्टेट में। तो क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप उन चीजों को मान लोगे कि हाँ शायद हो गया हो, हमें नहीं पता, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और रॉन्ग एनालॉजी, मतलब समरूपता गलत तरीके से दिखा दी गई है। तो गाइस यहाँ पर अनौपचारिक पॉलिसीज में क्या होता है, गलत जानकारी का यूज किया जाता है, धारणाएं गलत होती हैं, भाषा का दुरुपयोग कर लेते हैं, साक्ष्य की कमी, एविडेंस की कमी हो जाती है कई बार, और गलत सादस्य का परिणाम हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ जो सादस्य है ना, यहाँ पर इसका मतलब होता है एनालॉजी, मतलब समरूपता, एक जैसा समरूप दिखने वाला। तो गाइज अब इसको हम एक एक करके समझेंगे इनफॉर्मल पॉलिसीज के एग्जांपल, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर,
ऑल डेजर्ट आर स्वीट। अब यहाँ पर जो डेजर्ट है वो मीठा है यहाँ पर, क्योंकि स्वीट जो है वो क्या है, मीठा है। भाई जितनी भी तरह के डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई, जैसे लड्डू हो गया, रसगुल्ला हो गया, जलेबी होगी, इसको हम डेजर्ट कहते हैं। आइसक्रीम हो गया ना, तो ऑल डेजर्ट आर स्वीट, जितनी भी तरह की मिठाइयां होती हैं स्वीट मतलब मीठी होती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि कैमल लिव्स इन डेजर्ट। अब इस डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान। कैमल लिव्स इन डेजर्ट, तो जो कैमल जो ऊंट है वो डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है। तो कंक्लूजन निकाला गया कि कैमल ऑल्सो कैन लिव इन स्वीट, जो कैमल है वो स्वीट में भी रह सकता है। तो ये तो कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा कि यहाँ तो कुछ बोला गया था मिठाई के बारे में, यहाँ बोला गया था कि रेगिस्तान के बारे में, लेकिन कंक्लूजन कुछ और ही निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का यानी वर्ड्स के साथ मिसयूज किया गया है, वर्ड्स को नहीं समझा गया और वर्ड्स को लेकर के गलत रीजनिंग, गलत लॉजिक निकाल दिया गया। तो इस तरीके से वर्ड प्ले हो जाते हैं जहां पर लैंग्वेज का मिसयूज करके भी आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूं आगे अपकमिंग स्लाइड में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब जो है काफी हम डिटेल में समझेंगे जो आपकी इनफॉर्मल पॉलिसीज के टाइप्स होते हैं। देखो फॉर्मल पॉलिसीज जो होती है इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज नहीं होता है, बिकॉज इसमें आपके जो दो प्रीमाइज है वो ट्रू मतलब जनरली आपके ट्रू रहते हैं, लेकिन आप जो आप कंक्लूजन निकालते हो वो गलत निकलता है। तो हर कोई भी इंसान वो समझ जाएगा कि आप गलत बोल रहे हो, आप इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसलिए फॉर्मल पॉलिसीज का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, जबकि इनफॉर्मल पॉलिसीज का बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है और इसकी टाइप्स भी बहुत सारी हैं। तो इनफॉर्मल पॉलिसीज के अब हम टाइप समझेंगे, और टाइप समझने से पहले हम समझ लेते हैं इथोस, लोगोस एंड पाथोस क्या होते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स में। सो इनका हम यूज कर सकते हैं टेस्ट करने में आर्ग्यूमेंट्स को कि क्या वो सही है क्या वो गलत है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, इथोस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील्स टू एथिक्स, अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट, कोई स्टेटमेंट कितनी सही है और उसके अंदर जो कंक्लूजन निकाला गया वो कितना सही है, या आप नैतिक भाव से देखेंगे कि क्या वो कितना सही है। क्रेडिबिलिटी मतलब वो कितना विश्वसनीय है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा सच बोलता है, हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसका मतलब है कि उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वो बंदा हमेशा सच बोलता है। तो अगर वो 2-3 लाइनें बोल के जाता है, कोई स्टेटमेंट बोल देता है, कोई कंक्लूजन डाल देता है, तो आपको लगेगा कि हाँ वो सच बोल रहा है ना। तो यहाँ पर इसको हम यूज करेंगे एथोस का। एथोस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप नैतिकता यूज कर रहे हो, जो इंसान हमेशा सच बोलता है वो इंसान अभी भी सच बोलेगा और वो सच बोल रहा होगा। यहाँ पर हमने एथिक्स का यूज कर लिया। लोगोस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील्स टू लॉजिक। अब लोगोस का मतलब है कि जहां पर आप चीजों को, जिस आर्ग्यूमेंट को आप लॉजिक के बेस पे चेक करते हो। अब यहाँ पर कोई कितना सच बोलता है, कोई कितना झूठ बोलता है, इस बात पे यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ लॉजिक मैटर करता है कि उसकी बात में कितना लॉजिक है। आप लॉजिक को चेक करते हो, मतलब लॉजिक जो है इस चीज को अपील किया जाता है इसके अंदर कि आपके जो स्टेटमेंट है और जो आपने कंक्लूजन निकाला है वो कितना सही है, मतलब लॉजिक को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें पाथोस इज एन आर्ग्यूमेंट दैट अपील्स टू इमोशन। इमोशन के बेस पे आप चीजों को जज करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर जो आपके आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन निकलते हैं वो जनरली इमोशन के बेस पे निकाले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडियन आइडल, जो आपके रियलिटी शोज होते हैं उसमें डांसिंग, वो डांस का शो है या सिंगिंग का शो है ना, दो जैसे रियलिटी शोज अलग अलग होते हैं। तो इसमें सिंगिंग करनी थी आपको इंडियन आइडल में, लेकिन आप सिंगिंग तो आपकी ठीक ठाक थी, लेकिन आपने इमोशनल इतना ज्यादा कर दिया कि जजेस रोने लग जाते हैं। आपने ऐसी स्टोरी सुना दी और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब जो आपका जो कंक्लूजन है दैट इज सिलेक्शन, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपने इमोशनल कर दिया चीजों को और इमोशन की वजह से हुआ आपका सिलेक्शन। तो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं जब इमोशन डाल दिया जाएगा और इमोशनल के बेस पे आपका कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा, तो उसमें पाथोस का जो है अपील होता है। ठीक है, तो 3 तरह के हैं और इथोस, लोगोस एंड पाथोस। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, वैसे बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने डाल दिया कि इनकेस अगर एग्जाम में आता है तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, हम गाइस एक बार ना डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखने के बाद फिर हम इनफॉर्मल पॉलिसीज के टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस इसमें डिफरेंस क्या होता है, जनरली बच्चों को डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता है, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं पहले आगे बढ़ने से पहले। सो अ फॉर्मल पॉलिसी इज एन एरर इन रीजनिंग ड्यू टू इट्स डिफेक्टिव लॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या बोला जा रहा है, फॉर्मल पॉलिसी जो है इसके अंदर जो आपने लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया ना स्टेटमेंट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का, वही गलत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं। हमें पता है जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैंने एक आपको ऐसा डायग्राम दे दिया ऐसे करके, टेढ़ा टेढ़ा करके, मैंने बताया बताओ क्या ये स्क्वायर है, और जब मैं इसको स्क्वायर कहने लग जाऊं कि ये स्क्वायर है, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही गलत है। स्ट्रक्चर गलत है, इसका मतलब कंक्लूजन भी गलत है। मतलब कहने का कि जो आपके आर्ग्यूमेंट्स, जो आपकी स्टेटमेंट है, उनको आपने गलत तरीके से डिजाइन किया है, जिसकी वजह से एरर हो रहा है। तो वो क्या आपका फॉर्मल पॉलिसीज है। अब नाम से पता चल रहा है कि फॉर्म में ही गलती है, फॉर्म
स्ट्रक्चरल फॉर्म में गलती है, ठीक है। और जबकि आपका इनफॉर्मल पॉलिसी में क्या होता है, एरर इन रीजनिंग फाउंड इन द कंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट नॉट इन इट्स फॉर्म ऑफ लॉजिक। तो जो यहाँ पर फॉर्म ऑफ लॉजिक है उसकी वजह से गलती नहीं होती है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा कि फॉर्मल पॉलिसीज के अंदर डिफेक्टिव लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होता है, रीजनिंग फाउंड इन द कंटेंट ऑफ आर्गुमेंट नॉट इन इट्स फॉर्म ऑफ लॉजिक। तो यहाँ पर लॉजिक तो ठीक लगेगा, सुनना ध्यान से, इनफॉर्मल पॉलिसीज के अंदर लॉजिक तो ठीक लगाओगे आप, लेकिन चीजों को मैनिपुलेट करोगे, मैनिपुलेट करके चीजों को किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लॉजिक ही गलत हो जाता है, क्योंकि आपका जो डिजाइन था बनाने का, जो स्ट्रक्चर था वही गलत था, इस वजह से आपका लॉजिक भी गलत हो गया था, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल पॉलिसीज में क्या होता है, आप कहने की चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो ड्यू टू इट्स आर्ग्यूमेंट। जिस तरह के आर्ग्यूमेंट है आप उनको पकड़ करके चीजों को मैनिपुलेट कर देते हो। A formal policy always has a flow in its logical structure and its reduction is wrong, whereas मैंने जस्ट आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि औपचारिक भ्रांति में हमेशा एक तार्किक संरचना में दोष होता है, जिस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाया वही गलत बना दिया। सो यहाँ पे क्या होता है, whereas an informal policy has error because it may involve irrelevant information, ambiguous arguments, incorrect assumption। तो जो आपकी इनफॉर्मल पॉलिसी होती है वो इन वजह से होती है, बिकॉज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वहां पर उन स्टेटमेंट्स में, या आपका एम्बिजियस आर्ग्यूमेंट्स था। एम्बिजियस का मतलब होता है जो कि अस्पष्ट है, जिसके अंदर जो मीनिंग है वो अच्छे से स्पष्ट नहीं है, एक्सप्लेन्ड नहीं है, इस वजह से गलती हो गई। और इनकरेक्ट अजम्पशन, आपने अनुमान ही गलत लगा लिया, ठीक है, गलत धारणाएं बना ली, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। तो ये जो है आपके गलतियां यहाँ पर इस तरीके से आप इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। वैसे एग्जाम में डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जस्ट मैंने आपके नॉलेज के पर्पज से डाल दिया है, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम करें, जो अब हम करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल पॉलिसी। ये क्या है, ये आपके इनफॉर्मल पॉलिसीज के टाइप्स है, मैंने लिखा भी है हर जगह कि जो टाइप्स हैं आपकी इनफॉर्मल पॉलिसीज के टाइप्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर गाइस समझेंगे हम। पहला होता है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिसी ऑफ डिवीजन। ये क्या है, इट इज एन इनफॉर्मल पॉलिसी दैट अकर्स व्हेन वन रीजन दैट समथिंग that is true for a whole must also be true for all or some of its parts। हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई कारण बताता है कि जो चीज संपूर्ण के लिए सही है वह सभी या उसके कुछ भागों के लिए भी सत्य होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके फ्रेंड की पूरी फैमिली गलत है, फ्रेंड की जो है पूरी फैमिली ही गलत है, तो आपको लगेगा कि जो मेरा फ्रेंड हो सकता है कि वो भी गलत हो, मतलब उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अंदर से गुण आ रखे होंगे, ठीक है। सपोज करो वो उसकी फैमिली गैंगस्टर है, उसके पापा गैंगस्टर है, मतलब गुंडागर्दी करते हैं, चाचा भी गुंडागर्दी करते हैं, फैमिली पूरी ऐसी है, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भी वो जो गुण है आ रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर पूरा ही कोई चीज गलत है तो उसके अंदर का जो पार्ट है वो भी आप गलत मान लेते हो, लेकिन वो चीज ट्रू नहीं है, वो चीज जो है वो ट्रू नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है ना। एग्जाम्पल के तौर पर विमेन इन इंडिया आर पेड लेस देन मैन। इंडिया में, भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, और इसलिए माई मॉम मस्ट मेक लेस मनी देन माई डैड, और इस वजह से मेरी माँ को मेरे पिताजी से कम पैसे कमाने चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है, मतलब ऐसा तो जरूरी थोड़ी ना ऐसा ट्रू होगा। अगर उसके पापा एक क्लर्क हैं और उसके मम्मी एक IAS ऑफिसर है, तो जरूरी थोड़ी ना कि उनकी सैलरी, अब बताओ सैलरी किसकी ज्यादा होगी सैलरी, है ना, ज्यादा तरह की फैसिलिटी भी मिल रखी होंगी उनको। तो गाइस यहाँ पर अगर आप किसी एक चीज को, जैसे विमेन इन इंडिया, अब इंडिया में पूरे विमेन, अगर पूरी विमेन को हम देखें उस बेस पे आपने एक पर्टिकुलर उसके एक पार्ट का कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे मैंने बताया था ना कि पूरी फैमिली अगर गैंगस्टर है तो उस फैमिली का एक मेंबर भी, जो एक मेंबर आप निकालोगे वो भी गैंगस्टर होगा, तो जरूरी तो नहीं है ना। तो इस तरह की जो होती है आपकी पॉलिसी, वो कहलाती है आपकी पॉलिसी ऑफ डिवीजन। समझ में आ गया, मतलब डिवीजन का मतलब समझ में आ गया, विभाजन का मतलब है कि कंप्लीट पार्ट अगर डार्क है तो इसका एक सिंगल पार्ट भी डार्क होगा। तो ये क्या है, दिस इज पॉलिसी ऑफ डिवीजन। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, हमेशा से ट्रू है ऐसा नहीं हो सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। गाइस जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं UGC नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस जो क्रैश कोर्स है वो UGC नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज
टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइज। अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।